दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 24 ये हमारी सीरीज है ऑनलाइन जो हिंदी का 15 MCQ टाइप टोटल टेस्ट हुआ था और उसका ये सॉल्व्ड है। और अब हम बात करेंगे UPPCL JMRC एग्जाम बेस्ड हिंदी के जो MCQ टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है उसका हमने ऑनलाइन एक टेस्ट जारी किया था और उसका ये सॉल्वर्ड पार्ट है। तो जरूर इसको लास्ट तक देखें। ये रीट और टेट सभी शिक्षक एग्जाम के लिए, JMRC UPCL और अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चन है और ये है ऑनलाइन जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्वर्ड। तो आज हम इसमें पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा कौन सा आंसर सही है किस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर करते रहें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ऊष्म व्यंजन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है स व्यंजन ऊष्म है। तो यहाँ पे जो स और स तीनों स और है ये मिलकर के जो ऊष्म व्यंजन बनते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है तो ऊष्म व्यंजन की संख्या होगी 4। अब हम बात करेंगे ऊष्म जो व्यंजन है उसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन भी है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में गिरीश में कौन सी संधि है? अगर हम बात करें गिरीश शब्द की और इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो अगर बात करें इसके संधि विच्छेद की तो इसकी संधि विशेष बनती है गिरी प्लस में ईस। और यहाँ पे हमारे पास छोटी ई प्लस में बड़ी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बनती है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा की बात करें तो जब दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ वाला स्वर बन जाता है तो ये संधि हमारी दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। और दीर्घ स्वर संधि ये संधि जो स्वर संधि का एक भाग है दीर्घ स्वर संधि। और गिरी प्लस ईस गिरीश, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर में बड़ी ई बनती है। और इसकी पहचान की बात करें तो संधि युक्त शब्द में जो जहाँ पे संधि होती है वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होती है। यहाँ पे जो गिरीश शब्द है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा दी होती है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंशुमाली में प्रयुक्त समास है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंशुमाली जिसमें समास है बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि समास दोनों पदों से किसी तीसरे पद का अर्थ निकलता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों पदों को छोड़ करके कोई तीसरा अन्य अर्थ निकलता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। प्रश्न संख्या 4 में अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि अपादान कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह में अपादान का चिन्ह है ये से अलग या हम कह सकते हैं पृथक्करण के भाव में। और इसमें जब कोई उत्पत्ति स्थल से या डर से लजाने के भाव से ये सभी भाव प्रकट होते हैं तो वहाँ पर जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, किसी की किसी से तुलना की जाती है गुणों के आधार पे, रंग के आधार पे, छोटे बड़े के आधार पे, प्रतिभाशाली के आधार पे, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा रह रहा है कि अपादान कारक नहीं है तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा। इसमें किसी प्रकार से अलग पृथक भय और जो कि तुलनात्मक अध्ययन की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन जो पहला है राम से गणेश बड़ा है तो यहाँ राम और गणेश की तुलना की जा रही है छोटे बड़े में।
आज मैं विद्यालय जाऊंगा, तो अगर मैं विद्यालय जाऊंगा तो घर से दूर हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। और गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो जाती है। तो इन तीनों में ही अपादान कारक है, लेकिन इसमें अपादान कारक नहीं है, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। प्रश्न 5 में निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और आपको वही शब्द करना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्ञात शब्द है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जब उपसर्ग को अलग करने के बाद जो मूल शब्द होते हैं उसका कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, और अर्थ अगर नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो शब्द है इसमें यहाँ पे ज्ञात है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन 6 में गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गतिमान में। तो यहाँ पे गति और प्लस में मान, गतिमान, गति शब्द मूल है और मान जो प्रत्यय है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रत्यय मान है, और प्रत्यय की बात करें तो ये शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। और अब हम बात करेंगे कि ये जो मान प्रत्यय है, मान प्रत्यय, ये प्रत्यय है गुणवाचक तदीय प्रत्यय, गुणवाचक तदीय प्रत्यय है। और इसमें जो प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कि जो तदीय प्रत्यय होते हैं उसमें क्रिया शब्दों को छोड़ करके अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी अवयव के साथ में के अंत में जुड़ करके यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, और ये तदीय प्रत्यय कहलाते हैं, जिसे हमारे पास गतिमान है। और जो प्रत्यय, एक प्रत्यय होता है हमारे पास कृत प्रत्यय, जो धातु के अंत में लग करके संज्ञा, विशेषण अथवा अवयव बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि महात्म्य शब्द है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि महात्म्य शब्द है ये कौन सा शब्द है। तो ये हमारा है भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। और इसमें अगर हम बात करें तो पदार्थ एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव आदि का वर्णन किया जाता है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है पदार्थों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, धर्म आदि होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सुंदर, मिठास, या हम कह सकते हैं जैसे लंबा, बचपन, ये सभी गुण होते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। प्रश्न संख्या 8, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे अगर हम बात करें सर्वनाम की तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो ये कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी प्रश्न का बोध करवाते हैं, या हम कह सकते हैं किसी प्रकार के प्रश्न को पूछने के लिए काम किया जाता है, और उसके लास्ट में जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है।
वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और प्रश्नवाचक में से कौन, किसे, किसने, क्या, कब, कहाँ, क्यों, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे हमारा जो कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या 9 में अपूर्णभूत का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काल की, और आपसे पूछा जा रहा है कि अपूर्णभूत काल कौन सा वाक्य है। किस वाक्य में अपूर्णभूत काल शब्द दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वाक्य है राम पढ़ रहा था, ये अपूर्णभूत काल का वाक्य है। राम पढ़ रहा था। जब इस प्रकार के वाक्यों की जो क्रिया जिसमें भूतकाल में लगातार कोई कार्य जारी रहता है, कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था, जब हमने देखा था उस समय वो कार्य चल रहा था, या भूतकाल में जारी रहना, ये कार्य होता है। और इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है रहा था, रही थी और रहे थे, कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे यहाँ पे राम पढ़ रहा था, पढ़ यहाँ पे क्रिया है और पढ़ के साथ में जो रहा था जुड़ा है, तो यहाँ पे पढ़ रहा था। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो ये पास्ट कंटिन्यूज टेंस है। पास्ट कंटिन्यूज टेंस जो जिसको अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है शायद कोई पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई शब्द क्या है। तो अगर हम बात करें इस कोई शब्द की, तो ये हमारा बनता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सभी में हम बात करेंगे सर्वनाम की। तो इसमें भी सर्वनाम, इसमें भी सर्वनाम, तो इसमें बनता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के लिए कोई प्रयुक्त शब्द होता है, जैसे कोई, वह, कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कि जिससे हमें किसी का स्पष्ट पता नहीं चल पाता है। शायद कोई पेड़ पर बैठा है तो पता नहीं कौन है, तो उस समय हमें क्या करना है, अनिश्चित भाव उत्पन्न होता है। और अनिश्चित भाव उत्पन्न होने पर सर्वनाम बनता है अनिश्चयवाचक। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11, जिसमें से पूछा गया कि तत्सम शब्द है। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। और तत्सम शब्द है अंधकार। अंधकार। अब हम बात करेंगे कि तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उद्धृत होकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के आज भी हम संस्कृत के शब्द जैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, और वे कहलाते हैं तत्सम। जैसे हमारे पास है अंधकार, अक्सी, 71, उलूक, उरण आदि शब्द, ये जो तत्सम शब्द होते हैं। और यहाँ पे दिया गया है हमारे पास अंधेरा। ये अंधेरा जो है ये हमारा है अंधेरा, तो ये शब्द है तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द की अगर हम बात करें परिभाषा, तो इसमें ये शब्द संस्कृत के भाषा से लिए गए हैं, किंतु धीरे धीरे इनका जब हम प्रयोग करते हैं और उच्चारण की असुविधा को ध्यान में रखते हुए, कि उच्चारण जो मूल रूप से थोड़ा सा परिवर्तन हो जाते हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होने लगता है। होते तो ये संस्कृत के शब्द है, लेकिन इनमें उच्चारण है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, कि मूल शब्द से जो अंधकार है, अंधकार इसको हम अंधेरा कहते हैं, तो अंधेरा तद्भव शब्द है और अंधकार है वो तत्सम शब्द है। और आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे
जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है घोटाला। और अगर हम बात करें घोटाला की तो ये हमारा है देशज शब्द। अब हम बात करेंगे कि देशज शब्द विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है उनसे उत्पत्ति होती है और इनका कोई भी आधार नहीं होता है कि इनका स्रोत क्या होता है, इनकी जो लिपि वगैरह इनके आधार पे। और आगे जो दिया गया है पेंसिल, पेंसिल शब्द हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसको हम पहले बोलेंगे विदेशी शब्द। ये विदेशी शब्द है और विदेशी शब्द में अगर पूछ लिया जाए कौन सी भाषा का है तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और चलिए इसी के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। प्रश्न संख्या 12 में सदाचारी का विलोम है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सदाचारी शब्द का विलोम क्या है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर है दुराचारी। सदाचारी का जो विलोम है दुराचारी। अब विलोम शब्द के जो क्वेश्चन होते हैं वो परस्पर, विरोधी, उल्टा, विपरीत, उपसर्ग लगा करके, उपसर्ग हटा करके या पूरे शब्द को बदल करके हम इनको विलोम शब्द बना सकते हैं। लिंग बदल करके और पूरा शब्द बदल करके भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। प्रश्न संख्या 13 में कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें नभ की तो ये पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है और ये है आकाश का। आकाश, गगन, नभ ये सभी आकाश के पर्यायवाची है। खगय, विहंग, पखेरु ये सभी पक्षी के पर्यायवाची है। ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची बनते हैं, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये आकाश का पर्यायवाची है। नभ, गगन, आकाश, व्योम, अंबर ये सभी आकाश के पर्यायवाची है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ है। ढाक के 3 पात, और यहाँ पे ये मुहावरे की बजाय ये हमारे पास है कहावत। ढाक के 3 पात होना कहावत है। तो यहाँ पे हमारे पास की ढाक के 3 पात सदैव एक जैसी स्थिति होना, सदैव एक जैसी हालात होना। तो ढाक के 3 पात ये कहावत है और सदैव एक जैसी स्थिति होना। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ये जो संघर्ष शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी लिपि, समझ, चमक ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। जिस शब्द से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ में ऑनलाइन जो टेस्ट था उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।